नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू क्यूरियसली। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 18 जनवरी 2022 है, दिन है ट्यूसडे। नए विद्यार्थियों के लिए ये मेरा एक ब्रीफ है। आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको पढ़ सकते हैं। पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप? कमेंट सेक्शन को चेक कीजिए, वहाँ पर मेरे टेलीग्राम की लिंक दी गई है। ज्वाइन माय टेलीग्राम लिंक, वहाँ से आपको हर रोज़ पीडीएफ जो है इस लेक्चर की मिल जाएगी। ये सीरीज़ आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ये आपकी कैपेसिटी बिल्डअप के लिए इम्पोर्टेंट है। अलग अलग न्यूज़पेपर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स का एनालिसिस आपको इस वीडियो में मिलेगा। और लॉन्ग टर्म व्यू इस सीरीज़ का यही है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए व्हेन इट कम्स टू रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग आर्टिकल्स। आज हमारे टेबल के ऊपर 4 इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं और दिन की शुरुआत हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन के साथ। एक विद्यार्थी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेंड किया है, तो मुझे लगता है सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको दे दूं। आगे बढ़े उससे पहले प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है, ये सीरीज़ पसंद है, तो प्लीज़ इस सीरीज़ को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आप में से एक स्टूडेंट ने ये प्रश्न भेजा है, या फिर एक उनका सुझाव भी है। इट्स मोर लाइक ए सुझाव। उनका उनका ये कहना है कि जो आर्टिकल्स मैं डिस्कस करता हूँ, उन आर्टिकल्स में मुझे कौन से पेपर का वो टॉपिक है, जैसे कि GS1 का है, GS2 का है, GS3 या फिर GS4, तो वो मैं हर एक आर्टिकल में बताऊँ। ये उनका एक कहना है। अब डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही ईजी चीज़ है। ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। अगर आपको GS1, GS2, GS3, GS4 में डिस्टिंग्यूशन में अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप इसको घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। आप क्या कीजिए, आपका जो स्टडी टेबल है या फिर आपका जो स्टडी रूम है, वहाँ पर आपका जो सिलेबस है यूपीएससी का, अगर आप स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ राज्यों की जो एग्जामिनेशन उसमें GS1 और 2 होता है और किसी में 1, 2, 3, 4 है, तो जो भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके सिलेबस की प्रिंट्स निकाल लीजिए, राइट। और उन प्रिंट्स को या तो आप एक बुक के फॉर्म में एक स्पाइरल बाइंडिंग करवा के रख सकते हैं अपने पास, या फिर अपनी दीवार पर ऐसे लगा सकते हैं। जो भी आपको बेस्ट लगे आप वो कीजिए। अब कोई भी आर्टिकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, या फिर आप कुछ अपनी तरफ से पढ़ रहे हैं, तो आप सिलेबस को हैंडी रखेंगे। जब आपके पास होगा तब आप खुद चेक कीजिए कि अगर हम किसान की बात कर रहे हैं, तो ये GS पेपर 3 में दिया गया है। तो आप देखिए एग्रीकल्चर का टॉपिक जो है वो किस GS पेपर का पार्ट है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वो किसका पार्ट है? GS1 का पार्ट है या फिर GS2 का? अगर कोई नैतिकता की बात आती है, एथिक्स की बात आती है, तो GS4 का पार्ट है। तो ये चीज़ जब आप हर रोज़ करेंगे, तो थोड़े टाइम के अंदर आपके अंदर वो कैपेसिटी बिल्डअप हो जाएगी। दिस इज़ द बेस्ट वे टू अप्रोच दिस थिंग। ये थोड़ा हार्ड वे है, मैं टू बी ऑनेस्ट, ये हार्ड वे नहीं है, दिस इज़ द राइट वे। लेकिन आपको शायद हार्ड वे लगे ये, क्योंकि बहुत सारे फैकल्टीज़ जो हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको कह देते हैं, कुछ वेबसाइट्स में भी लिखा हुआ होता है GS1 का टॉपिक, GS2 का टॉपिक, बट कई टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो GS4 के भी हैं और इंटरव्यू के भी हैं, GS3 के भी हैं और इंटरव्यू के भी हैं। कोई टॉपिक ऐसा है जो ऐसे के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये आप खुद सोचिए। तो होगा ये कि एक टॉपिक को आप जब खुद अलग अलग एंगल से देखेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। मैं अगर सिर्फ GS1 कह के चला जाऊं, तो आप फिर उसको सिर्फ GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। GS1 के साथ साथ आप खुद देखिए, क्या ये टॉपिक इंटरव्यू में पूछा जा सकता है? क्या इसके ऊपर से ऐसे पूछा जा सकता है? अगर ये जानना है कि लास्ट टाइम ऐसे के मीन्स किस प्रकार के ऐसे पूछे जाते हैं, तो इसके लिए अगेन आपको जो पास्ट क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हैंडी रखने पड़ेंगे। तो ये ही एक रास्ता है। दिस इज़ द ओनली थिंग, और मैं कहूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, राइट। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी। ये पढ़ाई कैसे करते हैं वो भी पता होना चाहिए, इज़न्ट इट?
दूसरी एक चीज़, ये जीएस के साथ साथ ऑल्सो मेक श्योर कि आपके पास एक एटलास हैंडी हो। एटलास यानी कि मैप बुक। वर्ल्ड का मैप आपकी दीवार पर होना चाहिए, भारत का मैप आपकी दीवार पर होना चाहिए, और इसी के साथ आपके पास एक एटलास बुक भी होनी चाहिए। और वन मोर थिंग, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो किसी भी कैटेगरी में बैठेंगे नहीं, लेकिन वो आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक डिस्कशन। अब हमने कैसे तैयारी करते हैं उसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक के बारे में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, और इसमें हम जो कहते हैं वर्च्यू सिग्नलिंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वर्च्यू सिग्नलिंग ये क्या है मैं समझाऊंगा आपको, उसको समझेंगे हम यहाँ पर। एंड आई एम श्योर वी ऑल नो कि क्लाइमेट चेंज आज के ज़माने में सबसे बड़ा अगर कोई सीरियस ग्लोबल थ्रेट है। टेररिज्म जो है वो कुछ देशों को अफेक्ट करता है, कुछ देशों को ज़्यादा, कुछ देशों को कम, लेकिन क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज़ है जो हर एक देश, और सिर्फ ह्यूमन बींग्स को नहीं, हर एक लिविंग क्रीचर, सभी को इम्पैक्ट करता है क्लाइमेट चेंज। तो सबसे बड़ा अगर कोई थ्रेट है तो दैट इज़ डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज। अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है कि जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हुआ उसके पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न क्या है, हमारे एनर्जी यूज़ और एनर्जी रिसोर्सेस जो हैं हमारे, उसकी पैटर्न, कि हमने कोयला बहुत इस्तेमाल किया, फोसिल फ्यूल इस्तेमाल किया, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो हुआ है। तो गवर्नमेंट जो है, और वैसे से गवर्नमेंट में किसी एक देश की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी लोकल गवर्नमेंट, आपके राज्य की सरकार, आपके देश की सरकार, एशियन सरकारें, पूरी दुनिया की सरकारें, सभी को अपने अपने लेवल पर, अपनी अपनी कैपेसिटी पर कुछ ऐसे इंसेंटिव्स तैयार करने होंगे जिससे हम ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़े। हाल ही में दिल्ली सरकार ने यह तय किया है, एक ड्राफ्ट पॉलिसी जो है वो रिलीज़ की है, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं ये मैंडेटरी बनाए जाएंगे राइड एग्रीगेटर्स के लिए और डिलीवरी व्हीकल्स के लिए। यानी कि ओला, उबेर, ये जो राइड एग्रीगेटर्स हैं उनको ईवीज ही यूज़ करने पड़ेंगे। डीजल पेट्रोल व्हीकल्स का इस्तेमाल वो नहीं कर पाएंगे, दे हैव टू यूज़ ओनली ईवी। और अगर आप डिलीवरी व्हीकल हैं, अब डिलीवरी व्हीकल की जो डेफिनेशन है इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जोमेटो, स्विगी डिलीवरी भी हो सकती हैं, अलग अलग शॉपिंग मॉल्स जैसे जियो मार्ट हैं और दूसरे जो भी अलग अलग मार्ट्स हैं, तो उनके डिलीवरी व्हीकल्स जो हैं वो भी ईवी यूज़ उनको करना पड़ेगा। तो ऐसा दिल्ली सरकार ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी जो है वो तैयार की है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इज़ अ गुड थिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के साथ एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं इट शुड बी कमिंग फ्रॉम ए ग्रीन सोर्स, कि वो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से या फिर न्यूक्लियर एनर्जी से अगर पैदा करें तो दैट्स ए गुड थिंग। कोयले से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें और उसके ऊपर से उसी इलेक्ट्रिसिटी को ईवी के लिए यूज़ करें तो दैट्स नॉट ए गुड थिंग, वो सेम चीज़ हो गई, इज़न्ट इट। अब आपको कोई बदलाव करने हैं तो आपको कुछ ऐसे कंसेशंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे पुल फैक्टर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे पुश फैक्टर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तब जाकर बदलाव जो है वो हो पाएगा। और एक ट्रांजिशन का जो पीरियड होता है तो उसमें वक्त तो लगता ही है। घोड़ा गाड़ी से ऑल ऑफ द सडन लोगों ने डीजल और पेट्रोल कार्स इस्तेमाल करना स्टार्ट नहीं किया था, धीरे धीरे करके घोड़ा गाड़ी जो है वो ट्रेंड उसका जाता गया, धीरे धीरे जो है वो पेट्रोल डीजल कार का ट्रेंड आता गया। वैसे ही इसके साथ भी होगा कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं वो फेमस होते जाएंगे, और ये जो आईसीई इंजन्स कहते हैं हम, वो धीरे धीरे चले जाएंगे। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा वो ये है कि मीन्स एक और एग्जांपल हम जो देख सकते हैं, दिस इज़ अबाउट दिस टाइपराइटर और कंप्यूटर, राइट। तो उसमें भी ऐसा हुआ था, धीरे धीरे टाइपराइटर्स गए और कंप्यूटर्स जो हैं वो धीरे धीरे, आज हर एक ऑफिस में आपको टाइपराइटर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रांजिशन का जो कहने का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ट्रांजिशन में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। अब दिल्ली सरकार जो है उन्होंने यहाँ पर जो एक प्रकार से डिक्टेट दिया है, ये जो एक आदेश शायद दिल्ली सरकार का आ सकता है कि आप अगर ओला उबेर चला रहे हैं या फिर डिलीवरी बिजनेस में हैं तो आपको ईवीज ही यूज़ करने पड़ेंगे। ना द थिंग इज़ कि क्या उतने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस दिल्ली के एरिया में अवेलेबल हैं, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि क्या
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर उनको प्रॉपर सब्सिडीज़ मिलेगी, पुराने व्हीकल्स का कंपनीज क्या करेगी। तो एक बिजनेस लेकर अगर आप चल रहे हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा कि आपके पास अगर लेट्स से कि आपने 1 साल पहले ही 3 नई गाड़ियाँ ली हैं और अब सरकार की नई पॉलिसी आ रही है, अब आप ये 3 गाड़ियों का करेंगे क्या? इनको बेचने जाएंगे कि आपको पूरे पैसे मिलेंगे? ऑफ कोर्स नो। अब नई गाड़ी खरीदनी है तो उसके लिए आपको पैसे। तो ये चीज़ें जो हैं, पॉलिसी बना लेना इजी है, लेकिन ग्रास रूट रियलिटी को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनानी चाहिए। ऐसा भी किया जा सकता है कि स्टार्टिंग में दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो व्हीकल की फ्लीट है, उनके पास जो भी दिल्ली सरकार के जो एमएलए, सीएम, फिर गवर्नमेंट की जो कार्स हैं, बसेस हैं, सारी चीज़ों को अगर ईवी बना दे और फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं उनको ईवी में कन्वर्ट कर दे, हर जगह पर चार्जिंग स्टेशंस आ जाए, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि बहुत सारे जो प्राइवेट लोग हैं वो भी अपनी कार्स और वो सारी जो आईसी को बेचकर फिर ईवीज खरीदेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक हम डिस्कस इसलिए किया क्योंकि वर्च्यू सिग्नलिंग जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। डिक्टेट्स यानी कि आदेश दे देना, ऑर्डर दे देना, और ऐसे ऑर्डर्स जो ऐसा लगे कि नहीं सरकारें तो बहुत स्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर मैं दिल्ली गवर्नमेंट का तो सिर्फ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्च्यू सिग्नलिंग। वर्च्यू सिग्नलिंग यानी कि मैं बड़ी बातें कह दूंगा, आपको अच्छा लगे ऐसी कुछ चीज़ें बता दूंगा, लेकिन उसकी रियल लाइफ इम्पैक्ट जो है वो इतनी सही नहीं होगी। और एक अच्छी पॉलिसी का सब्स्टिट्यूट वर्च्यू सिग्नलिंग नहीं हो सकता, राइट। लेट्स टेक वन एग्जांपल। हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे नितिन गडकरी साहब, उन्होंने ये कहा कि वे सारे व्हीकल्स जो 8 पैसेंजर वाले व्हीकल्स हैं, 8 पैसेंजर्स वाले व्हीकल्स, जैसे कि आपकी इनोवा, देन देयर इज अर्टिगा और दूसरी ऐसी कार्स जिसमें 8 लोग बैठ सकते हैं, ऐसी कार्स में मिनिमम 6 एयरबैग्स मैंडेटरी की जाएगी, 6 एयरबैग्स, राइट। और अब जब आप ऊपर से देखेंगे तो इट विल लुक लाइक के नहीं, चलो अच्छी बात है, सरकार ने व्हीकल्स में 8 एयरबैग डालने को मैंडेटरी कर दिया है उन व्हीकल्स में जिसमें 8 पैसेंजर्स बैठते हैं वहां पर। दैट्स अ गुड थिंग। अब आप देखिए कि इसकी इम्पैक्ट जो है वो क्या होगी। ऊपर के लेवल से देखेंगे इट विल लुक वेरी गुड, लेकिन ग्रास रूट या फिर डेटा को आप देखेंगे तब पता चलेगा कि हमारे देश में जो 18.6 मिलियन व्हीकल्स हर साल बेचे जाते हैं, तो इनमें से 81% व्हीकल्स जो हैं ये 2 व्हीलर्स हैं। और फिर 4 व्हीलर्स को आप देखेंगे तो 4 व्हीलर्स में बहुत कम 4 व्हीलर्स जो हैं वो 8 जो एमयूवी कहते हैं हम, या फिर पीपल्स कैरियर कहते हैं, तो ऐसी कार्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है, सेल्स की स्ट्रेंथ वो भी कम रहती है। तो बहुत ही कम लोगों के ऊपर इसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगी। तो अगर हमें एक्सीडेंट्स मीन्स दिस इज़ अ गुड थिंग, इसमें कोई गलत बात नहीं है, दिस इज़ अ गुड स्टेप, लेकिन अगर रियल इम्पैक्ट हमें क्रिएट करना है तो 2 व्हीलर्स की सेफ्टी को लेकर जब तक हम प्रॉपर डिसीजन नहीं लेंगे और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक एक्सीडेंट्स में लोगों की मृत्यु जो है वो होती रहेगी। दूसरी चीज़, रोड एक्सीडेंट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में टोटल जो रोड्स हैं, टोटल रोड का नेटवर्क जो है उसमें से सिर्फ 1.94% नेशनल हाईवेज हैं। दिस इज़ ए रियलिटी। लेकिन 1.94% नेशनल हाईवेज में टोटल जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें से फेटालिटीज़ कितनी होती हैं? 35.7%। इसका मतलब कि आप कितने भी एयरबैग्स लगवा लें, एयरबैग्स अच्छी चीज़ हैं, लेकिन सिर्फ एयरबैग से एक्सीडेंट्स खत्म नहीं होंगे, फेटालिटीज़ खत्म नहीं होंगी। रोड की डिज़ाइन, साइंस एंड सिग्नल्स, रोड यूज़ कैसे करें, व्हीकल यूज़ करना तो आता है लेकिन रोड यूज़ करना नहीं आता, तो ये जब तक नहीं करेंगे तब तक पॉजिटिव बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यू नो व्हाट आई मीन। तो दिस इज़ वर्च्यू सिग्नलिंग का एक एग्जांपल कि कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, कुछ डिसीजंस बताए जाते हैं, देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको अगर आप डेटा के साथ थोड़ा एनालाइज करें तब पता चलता है कि ये एक प्रकार का डिक्टेट था, एक प्रकार का शायद शो ऑफ था। यू नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नितिन गडकरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अरविंद केजरीवाल। मैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ वर्च्यू सिग्नलिंग क्या है वो समझा रहा हूँ। तो फ्यूचर में आज से जब भी आप
कोई ऐसे डिसीजंस, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन कहें, चाहे वो नरेंद्र मोदी साहब कहें, चाहे जो बाइडन कहें, ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट की जाती हैं जिसमें कोई ऐसी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, तो उसको थोड़ा डेटा के साथ, सभी चीज़ों को करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा डेटा के साथ उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। तो आप पता चल जाएगा कि ये वर्च्यू सिग्नलिंग है या फिर रियलिटी में कोई पॉजिटिव चेंज की बात है। अगर आप एक पॉजिटिव तरीके से अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं तो क्यूरियसली फॉरएवर नाम का हमारा प्लेटफॉर्म है। पॉडकास्ट डिलीवर किए जाते हैं, अलग अलग मोटिवेशनल कोट्स जो हैं उनको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाता है और बहुत सारे पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट एक्सेट्रा। तो यू कैन चेक दोज आउट। अब बात करते हैं इंडियाज वॉच वर्ड्स इन ए नॉट सो ब्राइट 2020। द हिंदू का ये आर्टिकल है, इनके नारायण साहब ने इसको लिखा है। नारायण साहब जो हैं वो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं। तो इस आर्टिकल में बेसिकली वर्ल्ड अफेयर्स यानी कि जियो पॉलिटिक्स की बात हो रही है कि 2022 में जियो पॉलिटिक्स जो है वो कैसा होगा। तो स्टार्टिंग में ही उन्होंने बता दिया कि ये अनसर्टेनिटी और इम्पर्मानेंस वाला होगा, यानी कि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो 2022 में हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे डेंजरस इश्यू जो होगा वो ये होगा कि डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या रहेगा। बहुत सारे डेमोक्रेटिक देश जो हैं मीन्स हैं तो डेमोक्रेटिक देश, कॉन्स्टिट्यूशन भी डेमोक्रेसी की बात करता है, लेकिन डिक्टेटरशिप जैसा माहौल वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इलेक्शंस और सारी चीज़ें होती है, लेकिन एक व्यक्ति का काम करने का तरीका जो है वो काफ़ी डिक्टेटरशिप वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए टर्की। अब टर्की में इलेक्शंस और सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ की जो एक काम करने का तरीका है वो काफ़ी ऑथोरिटेरियन जैसा है। सेम थिंग यू कैन से अबाउट रशिया एज वेल। रशिया में कितने लगभग 20 सालों से व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो टॉप पोजीशन पर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दूसरे भी हो सकते हैं। तो डेमोक्रेसी का फ्यूचर जो है वो खतरे में है। चाइना एक बहुत बड़ा डिस्रप्टर का रोल जो है वो ऑलरेडी कर रहा है और 2022 में और बड़े डिस्ट्रप्शंस क्रिएट करेगा। चाइना की जो जीडीपी है उसका एक लेटेस्ट आंकड़ा भी हमारे सामने आया है, लेकिन 2022 की बात करें, न्यूज़ में है लेटेस्ट आंकड़ा, वो देखेंगे। लेकिन 2022 का आंकड़ा यह कहता है कि चाइना की जीडीपी जो है उसकी साइज़ 15.66 ट्रिलियन हो चुकी है। ये यूएस से भी ज़्यादा हैं। और मिलिट्री वाइज अगर देखें तो चाइना के पास स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी भी आ चुकी है। तो इकोनॉमी में, मिलिट्री में, हर जगह पर चाइना जो है वो यूएसए को चैलेंज कर रहा है। और जिस प्रकार से चाइना ने हांगकांग में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको ख़त्म करके एक प्रकार से आप कह सकते हैं टेक ओवर कर लिया है। हांगकांग की जो एक अलग सिस्टम थी, अब चाइना ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। यही चीज़ जो है वो शायद 2022 में वो ताइवान के साथ भी कर सकता है। और बाकी के देश जो हैं वो शायद कुछ ना कर पाए, उनको बस देखना ही पड़े कि ताइवान को हड़प लिया, ताइवान को अपने कंट्रोल में ले लिया। यूके और हांगकांग की हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे और जिस प्रकार से एक 50 सालों का एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि हांगकांग में 50 सालों तक डेमोक्रेसी जैसा माहौल होगा। आई थिंक 1997 में वो किया था और 2047 तक, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, ईयर याद नहीं है, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 2047 तक वहाँ पर डेमोक्रेसी और ये सारी चीज़ें रखनी थी और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस जो हैं वो यूके ने रखी थी, तब जाकर चाइना को हैंड ओवर किया था हांगकांग। लेकिन चाइना ने ये सारी चीज़ों को अब रिजेक्ट करके कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया। तो ताइवान के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो दिस कैन ट्रिगर अनसर्टिनिटी, नए टेंशंस जो हैं वो एशिया पैसिफिक रीजन में 2022 में आ सकते हैं। फिर रशिया और यूक्रेन के बीच में भी एक तनाव का माहौल है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, ये हैं रशिया, ये हैं यूक्रेन, और ये क्रीमिया वाला जो पोर्शन है, ये क्रीमिया नाम की जो जगह है, ये रशिया ने अपने कंट्रोल में ले ली। ये पहले यूक्रेन के कंट्रोल में थी, अब ये रीजन जो है वो रशिया के कंट्रोल में है। डियर फ्रेंड्स, ये वाला रीजन जो है ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है और आने वाली जो प्रीलिम्स हैं उसमें आपको इसके ऊपर से एक जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्लैक सी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सी ऑफ एज़ोव के बारे में पूछा जा सकता है,
और ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं कि कौन सा ऐसा देश है जो ब्लैक सी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है या फिर नहीं करता, सी ऑफ एजोव के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है या फिर नहीं करता। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं, इसकी कोई किताब या फिर कोई ऐसे आर्टिकल्स तो होते नहीं हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको मैप वर्क करना है, राइट, मैप वर्क। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपके पास एक एटलास होनी चाहिए। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद अच्छी तरीके से इनको देख लीजिएगा कि अगर मोल्दोवा जो देश है, क्या वो ब्लैक सी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, रोमेनिया क्या वो करता है, सर्बिया, मैसिडोनिया, ये सारे देश करते हैं नहीं करते हैं। ये इस प्रकार से ऐसे अलग अलग एंगल से आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए। जॉर्जिया के नीचे ये वाला कौन सा देश है, ये भी प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें कीजिए, थोड़ा क्रिएटिव तरीके से पढ़िए। 10 मिनट लगेगी, लेकिन अगर रोज़ ऐसे 10-10 मिनट आप निकालते रहेंगे और रिवीजन करते रहेंगे तो पूरी दुनिया का नक्शा जो है वो अब एक समय के बाद आपके दिमाग में छा जाएगा। फिर कज़ाकिस्तान में अनरेस्ट चल रहे हैं, और यहाँ पर जब जियोपॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ और इस आर्टिकल में जो बात हो रही है, तो सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, डोमेस्टिक लेवल पर भी कई जगहों पर इश्यूज चल रहे हैं। उसमें से एक है कज़ाकिस्तान। फिर इथियोपिया, लीबिया, फिर वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका के बहुत सारे देशों में कू और ऐसी सिचुएशन, तालिबान का फिर से पावर में आना अफ़गानिस्तान में, ये पूरे रीजन के लिए एक चैलेंज है। और हमें पता है कैसे तालिबान अब पावर में आया है तो दूसरे अलकायदा और दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। यही चीज़ हमें इंडोनेशिया में देखने को मिलती है कि जमा इस्लामिया नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी एक्टिव हो चुकी है वहाँ पर। और इंडिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा या फिर जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो डेफिनेटली चाइना ही होगा। और ज़्यादा कन्फ्रंट्रेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं हर जगह पर, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, मिडिल सेक्टर में। और चाइना जो है वो छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल भी करने के लिए तैयार हैं। कन्वेंशनल यानी कि नॉर्मल जो वेपन्स हैं उनके बदले में चाइना छोटे न्यूक्लियर वेपन्स भी लॉन्च कर सकता है, मिसाइल्स ऐसी छोटी छोटी लॉन्च कर सकता है। तो ये सारे डेंजर सिग्नल्स हैं, रेड फ्लैग्स हैं। तो भारत को अपना मिलिट्री पोस्चर जो है वो और ज़्यादा मजबूत करना होगा। वेस्ट एशिया की बात करें तो वहाँ पर भी इज़राइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, अब अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद इज़राइल और यूएई और इन सारे देशों के बीच में तो धीरे धीरे रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं, लेकिन इज़राइल और ईरान और सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो इश्यूज़ हैं, तो इनकी वजह से वेस्ट एशिया भी थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है। तो व्हाट वी कैन डू इज़, जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, ऐसी जगह है जहाँ पर जो चीज़ें क्लियरली विजिबल नहीं हैं, ऐसे इश्यूज जो क्लियरली विजिबल नहीं हैं, उनको हमें प्रॉपरली रीड करना होगा और उस प्रकार से हमारी स्ट्रेटजी हमें डिज़ाइन करनी होगी। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर हैं, इनका नाम है पंडित बिरजू महाराज। उनका जन्म 1938 में हुआ था। अनफॉर्चुनेटली एट द एज ऑफ 83 उनका निधन हुआ है। बिरजू महाराज जो हैं, इनके ऊपर से आपको कथक के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इजीली पूछा जा सकता है। और ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि कथक में सम का मतलब क्या होता है। तो सम का मतलब होता है एक प्रकार से घर। सम इज़ लाइक ए हाउस, सम इज़ ए बीट। जो बीट है, बीट वो आपका एक घर है। तो ये कथक की बात है, थोड़ा आपको ये रट्टा लगाना पड़ेगा, बट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसके ऊपर से आपको किसी ना किसी एग्जामिनेशन में बिरजू महाराज के ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उनकी एक छोटी सी बायोग्राफी भी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, उनके साथ जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स जो हैं वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब कथक के साथ जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि कथक जो है, इसका जन्म टेम्पल डांस के तौर पर हुआ। मंदिरों में ये डांस किया जाता था और फिर धीरे धीरे मंदिरों से ये जब मुग़ल कोर्ट्स हैं वहाँ पर फेमस हुआ और फिर ये कल्चर का पार्ट भी बन गया। बिरजू महाराज की बात करें तो जनरली जो डांसर्स होते हैं, मेल डांसर्स, तो वो हीरोइज्म वाले डांस ज़्यादा करते हैं, लेकिन बिरजू महाराज ने कथक जो है उसका जो मेन कोर है स्टोरी टेलिंग, तो उसके ऊपर फोकस किया। और कथक डांस जो है, इसका जन्म नॉर्थ इंडिया में हुआ। ये 6 जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उनमें से एक है। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि कथक क्या क्लासिकल डांस का पार्ट है, तो यस इट इज़। और दूसरे कौन कौन से क्लासिकल डांस हैं बताइए कमेंट सेक्शन में। ये आपके लिए आज का एक पहला प्रश्न है।
जैसे मैंने आपको बताया, कथक का जन्म हिंदू टेम्पल्स में हुआ था। स्टोरी टेलिंग के लिए कथक का इस्तेमाल होता था। कथक एक प्रकार से स्टोरी बताई जाती थी, रामायण की, महाभारत की और दूसरे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उनकी स्टोरीज जो हैं वो कथक डांस के माध्यम से शेयर की जाती थी। और जब ये मुग़ल कोर्ट्स तक पहुंच गया तो फिर ये इन जनरल एक आर्ट के तौर पर स्प्रेड हुआ, और इसमें हिंदू और मुस्लिम कल्चर्स का एक फ्यूजन भी हमें देखने को मिलता है। तो ये थी कथक के साथ जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। और ऑफ कोर्स क्यूरियसली परिवार की तरफ से पंडित बिरजू महाराज जो हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति अर्पित करे, ये हमारी प्रार्थना है मेरी तरफ से और हम सभी की तरफ से, आपकी तरफ से भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल के बारे में, लाइव स्टॉक के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि पशुधन, पशुपालन के साथ जुड़ा हुआ है। और द हिंदू का ये आर्टिकल है। अब आप खुद देखिए कि ये GS1, GS2, GS3 या फिर GS4 का पार्ट है। एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। पॉवर्टी, गरीबी को हटाने के लिए क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ है। राइट, ओके। तो 20th लाइव स्टॉक सेंसस आया है और आंकड़ा ये कहता है कि हमारे देश में 537 मिलियन ऐसे पशु हैं, लाइव स्टॉक हैं, और इसमें से 95.8% या लगभग आप कह सकते हैं 96% पशु जो हैं वो कहाँ पर रहते हैं, ग्रामीण विस्तारों में रहते हैं। अब ग्रामीण विस्तारों में रहते हैं तो वहाँ पर वेटेरिनरी यानी कि जो वेट फैसिलिटी है, वेटेरिनरी यानी कि जो मेडिकल फैसिलिटी है आपकी गाय के लिए, बकरी के लिए, आपकी भैंस के लिए, या फिर आपका जो बैल है उसके लिए, तो ये सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपको अपना लाइव स्टॉक लेकर एक लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करना पड़ता है। उसके लिए आपको एक टेम्पो ट्रैवलर, समथिंग लाइक दैट, एक बड़ा व्हीकल जो है वो हायर करना पड़ेगा। फिर उसमें आप अपनी गाय को लेकर जाएंगे नज़दीक के टाउन में या फिर सिटी में, तो पूरा दिन आपका चला जाएगा, कितना खर्च होगा, ये सारी चीज़ें एज यू कैन अंडरस्टैंड। और कहते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं उसकी वजह से एक किसान को हर रोज़ 300 रुपये का नुकसान होता है। ऐसा किसान जो लाइव स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंट है, तो 300 रुपये का नुकसान उसके, तो फिर जो बाकी पैसे बचते हैं दूध बेचकर, वो सिर्फ उतना ही रहते हैं कि वो सिर्फ खाना पीना खा सके, अपना बेयर मिनिमम सर्वाइव कर सके, उतना ही पैसे बचते हैं। अगर ये पैसे बचाया जाए तो यू कैन अंडरस्टैंड के कितने सारे पैसे जो हैं वो एक दिन में, वो मीन्स एक महीने के अंदर उसके लगभग 10,000 रुपये जो हैं वो एक्स्ट्रा कमाएगा। तो दिस इज़ अ बिग अमाउंट, इज़न्ट इट, फॉर लाइव स्टॉक फार्मर। अब क्योंकि ये वेटेरिनरी सर्विसेज उनको नहीं मिलती है, तो उसकी वजह से उनका जो पशुधन है उसकी, या फिर उनके जो गाय बकरी भैंस हैं, तो उनकी लाइफ और उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को सोल्व करने के लिए सरकार ने एक लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया है, और ये तो किया ही था, अब इसको थोड़ा रिवाइज भी किया है। नया सबसे बड़ा बदलाव जो है वो ये है, establishment and strengthening of veterinary services via mobile veterinary units, MVU। What is MVU? मोबाइल वेटरनरी यूनिट, यानी कि एक प्रकार की ऐसी वैन होगी, और इस वैन में एक वेट होंगे, वेटेरिनेरियन होंगे, और एक जिसको पशु डॉक्टर हम कहते हैं, एक पैरा पशु डॉक्टर होंगे, और एक ड्राइवर कम अटेंडेंट होंगे। तो बहुत सारे ऐसे डायग्नोस करने के लिए इक्विपमेंट्स, ट्रीटमेंट और माइनर सर्जरीज के लिए बहुत सारी चीज़ें, ऑडियो विजुअल एड्स होंगी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और GPS ट्रैकिंग और ये सारी फैसिलिटीज़ वाली एक वैन जो है वो लॉन्च की है। अलग अलग क्षेत्रों में इसको लॉन्च किया गया है, और ये ट्रैवल करेगी ताकि ये जो ग्रामीण विस्तार में जो ये वेट फैसिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जा सके। डोर स्टेप डिलीवरी देने की कोशिश की जाएगी, और जो एक गैप है सर्विस में, वेट सर्विस में, तो उसको फिल करने की कोशिश की जाएगी। ग्रामीण विस्तार में बहुत सारे क्वैक्स होते हैं, क्वैक्स यानी कि अनट्रेंड एनिमल हेल्थ वर्कर्स। गुजरात में तो इसको क्या कहते हैं पता है, घोड़ा डॉक्टर कहते हैं इनको। घोड़ा डॉक्टर यानी कि एक ऐसा डॉक्टर जो ऑफिशियली डॉक्टर नहीं है, लेकिन लोगों ने मान लिया है, या फिर उसने भी डॉक्टर के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट किया है, उसको थोड़ी बहुत दवाई के बारे में पता है। लेकिन ऐसे क्वैक्स या फिर घोड़ा डॉक्टर की वजह से होता यह है कि एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। फिर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपका जो पशु है उनको दवा देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जब हो जाता है तो फिर
दवाइयाँ उसके ऊपर काम नहीं करती हैं और फिर ये एक नया इश्यू जनरेट होता है। तो वन हेल्थ विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर जो एक प्रायोरिटी पैथोजेंस को रोकने की बात करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे क्वैक्स ना हो। ऐसे क्वैक्स इसलिए फले फूले हैं क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज़, वेट फैसिलिटीज़ ग्रामीण विस्तार में अवेलेबल नहीं थी। लेकिन ऐसे व्हीकल्स जब आ जाएंगे, ऐसी डिस्पेंसरीज, जब मोबाइल वैन्स आएगी, तो फिर ये फैसिलिटीज़ ग्रामीण विस्तार तक पहुँचेगी, तो क्वैक्स अपने आप जो हैं वो कम होने लगेंगे। एम के जैन कमेटी का रिपोर्ट ये कहता है कि जब एक किसान जो है, लाइव स्टॉक फार्मर, जब क्रेडिट लेने के लिए जाता है, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस लेने के लिए जाता है, तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और गरीबी हटाने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम लाइव स्टॉक फार्मर्स की समस्याओं का समाधान करें। हमारे देश में आज 66,000 वेट हॉस्पिटल्स हैं, इसमें पॉलीक्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज, सेंटर्स, ये सारी चीज़ें आ गई। लेकिन ये जो वैन्स हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी और ये एक बिज़नेस मॉडल के तौर पर भी अच्छी चीज़ हो सकती है। ऐसी वैन्स बनाई जा सकती हैं और फिर गवर्नमेंट में पीपीपी मॉडल के माध्यम से इसको रखी जा सकती हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल कि आप अगर लेट्स से कि कोई बिजनेसमैन है, तो वो ऐसी 2 वैन खरीद कर फिर लोकल गवर्नमेंट को वो हायर एक भाड़े पर दे देगा और उसका एक रेंट उसको हर महीने मिलता रहेगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं, तो नए बिजनेस आ सकते हैं। इसी के साथ आप सोचिए कि जो वेट डॉक्टर्स हैं, तो उनके लिए भी कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, जो वेट नर्सेज हैं, वेट डॉक्टर्स हैं, तो उनको भी जॉब्स मिलेगी, उनको भी काम मिलेगा। न्यूज़ की बात करें तो यूएई में एक ड्रोन के माध्यम से एक अटैक हुआ है और इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई और इसमें से अनफॉर्चुनेटली 2 लोग हमारे देश के इंडियंस हैं जो वहाँ पर काम करते थे। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। उन्होंने भारत के बारे में कहा है कि ये राइट टाइम है भारत में अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो। पंजाब इलेक्शन जो है, असेंबली इलेक्शन, उसकी पहले 14 फरवरी डेट रखी गई थी, अब इसको शिफ्ट किया गया है बिकॉज ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ श्री गुरु रविदास जी जयंती। तो 20 फरवरी को इलेक्शंस होंगे। ये एक छोटी सी इमेज बीच में आ गई, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। तो इसमें कुछ एडल्ट जो कोविड की हेल्थ, कोविड के आंकड़े आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 157.91। फिर नए हॉस्पिटल्स के प्रोटोकॉल लॉन्च किए गए हैं। एक डिसेबल्स जो है उनको लेकर एक बाई मंथली ई न्यूज़पेपर जो है वो पहली बार लॉन्च किया गया है, न्यूज़लेटर लॉन्च किया है। और नाइजीरिया में टेरर अटैक हुआ है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया चाइना के साथ जुड़ा हुआ लेटेस्ट आंकड़ा तो ये रहा कि चाइना की जो इकोनॉमी है, चाइना नाउ $18 ट्रिलियन इकोनॉमी, जीडीपी जो है वो 8.1% से ग्रो हुई। आप देखिए जो 2020 में था वो कितना था उनका आंकड़ा, इट वॉज समवेयर अराउंड 15.66 ट्रिलियन 2020 में। और अभी जब हम देख रहे हैं तो चाइना का आंकड़ा पहुंच गया है 18 ट्रिलियन। तो बहुत बड़ा जंप लिया है चाइना ने। एंड कल जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था उसका आंसर है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश जो है वो सबसे लार्जेस्ट जो फॉरेस्ट कवर है वो मध्य प्रदेश में है। सेकंड नंबर पर आता है, नंबर 1 पर ये है, सेकंड नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन। छत्तीसगढ़ आता है थर्ड नंबर पर। फिर फोर्थ नंबर पर आता है ओडिशा और फिफ्थ नंबर पर आता है महाराष्ट्र। तो ये टॉप 5 लार्जेस्ट जो फॉरेस्ट कवर वाले स्टेट है वो हैं। अब अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि परसेंटेज वाइज जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा है मिजोरम में। जियोग्राफिकल एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिजोरम में कुछ 84.53% रीजन जो है वो फॉरेस्ट वाला है। अरुणाचल प्रदेश जो है इसमें 79.33 जितना है। इसके बाद आएगा मेघालय, इसका कुछ 76% जितना है। फिर आएगा मणिपुर, मोस्टली आप देखेंगे कि इसमें नॉर्थ ईस्ट के ही है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वो भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला रीजन है, तो नेचुरली यहाँ पर आपको ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मिलेगा। ठीक है। और नागालैंड है।
नागालैंड में कुछ 73.90 जितना है, राइट। तो अगर जियोग्राफी टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज ए परसेंटेज ऑफ देयर टोटल जियोग्राफिकल एरिया, उनके जियोग्राफिकल एरिया का परसेंटेज अगर पूछा जाए तो ये है नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। और आज का प्रश्न है कि एक अंडर सी वॉल्केनो इरप्ट हुआ है पैसिफिक आइलैंड में, तो सुनामी वेव्स जो है वो किस रीजन को भेजी गई थी, कहाँ पर ज़्यादा सुनामी आने के चांसेस थे। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, और ये शायद अगर पहली बार आपने नाम सुने हैं तो ये नाम आज पहली बार सुने हैं, लेकिन इनको लोकेट भी आज कर लीजिए, मैप बुक में देखिए कि ये कहाँ पर हैं। ये पैसिफिक आइलैंड या फिर पैसिफिक ओशियन के अंदर ही आपको कहीं पर देखने को मिलेंगे, तो ढूंढिएगा इनको ज़रूर। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, दैट मीन्स आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए एन्जॉय योर स्टडीज़। जय हिंद।